सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त। आप आज गो ग्रीन, आज आप डिफेंस डे भी मना रहे हैं और साथ में आप जो है कार्बन एमिशन उसके ख़िलाफ़ भी जो है अपना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो वतन की हवाएं और मैं दोनों आपको सलाम पेश कर रहे हैं। सर वाह सर, बहुत आला। सर बेसिकली आप कह रहे हैं कि मैं आज ई पाकिस्तान बन के आया हूँ। सर बिल्कुल 6 सितंबर है और सर डिफेंस डे है। हमारा पहला जो इब्तदाई जो सारी चीज़ चलेगी वो 6 सितंबर के वाले चलेगी, फिर आगे हमारे पास खबरें उनको डिस्कस करेंगे। सर 6 सितंबर 1965 के अंदर लाहौर के अंदर जो कुर्बानियाँ हमारे शोदा, उनकी तमाम चीज़ों को हम मानते हैं, सराहते हैं और हम बेसिकली एक्नॉलेज करते हैं इस चीज़ को कि उस दिन जो सारी चीज़ें हुई वो ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तमाम बोल नेटवर्क के ज़रिए, ख़ास तौर पर हमारी जो यूथ है वो उनके जहन में भी ये बात जो है होनी चाहिए कि वो जो उस ज़माने में और उस दौर के अंदर जो जंगी सूरत हाल थी उसके अंदर जो जो कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान ने दी उसको हमें हर साल हम याद करते हैं, बल्कि हर साल के हम तो हर वक्त ही याद रखते हैं उस चीज़ को। और वो कुर्बानियाँ जो हैं सर उसके अंदर हमारे पास सर ऐसी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो सारी डिस्कस करने बैठ जाएं तो शायद ये एक शो भी कम पड़ जाए। प्राइमरली ये कि इंडिया ने उसके बाद फिर इस चीज़ का कभी भी जहन में सोचा नहीं कि अटैक उस नौयत का किया जाए जो उस दिन उन्होंने बड़े एक इस तरीके से किया था कि रात में किया था। नंबर 1, हमारी कुर्बानियाँ जो हैं उस दिन की वो फ़ौज पाकिस्तान ग्राउंड फोर्सेस के अलावा हमारी नेवी की और एयरफोर्स की। एम आलम 5 मिनट में सर उन्होंने मतलब इतने जहाज़ गिरा दिए और इतना कुछ कर दिया। इस चीज़ को मतलब दुनिया मानती है। मतलब आपकी एयरफोर्स जितनी तमाम है उसके अंदर ये एक एज ए चीज़ पढ़ाई जाती है और दिखाई जाती है कि जी ये उन्होंने कैसे किया उसके अंदर। तो सर ये सारा सर उस वक्त का एक दौर था जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें की। और सर कोई तारीख़ी चीज़ ही होती है जो फिर आपको बाद में हर साल याद कराती है। और चूँकि इसका नाम डिफेंस डे है तो दिफा जो है वो अभी भी पूरे दुनिया को पता है और ख़ास तौर पे हम सबों को कि यहाँ पे आपने इस किस्म का पंगा फिर नहीं लेना। सर आपको पता है कि डिफेंस के लिए, वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शख्स अपना किरदार अदा करना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान के बारे में आपने जिस तरह से कहा कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके दिफा किया, इसी तरह जो मौसीकार हैं उन्होंने धुनें बनाकर, गाने गाकर अपना रोल प्ले किया। मैं कोशिश करूँगा कि अमानत अली ख़ान साहब की एक गाई हुई, उस्ताद अख्तर हुसैन अखियाँ की कंपोज़ की हुई का एक मैं आपको अंतरा पेश करूँ ऐसे मौके पे। सर हम लकी हैं। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यातन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन। सर वाह सर, बेहतरीन। और मेरे ख्याल में सर आज जाना कोशिश थी सर बोलो जनाब पे मेरे ख्याल में आपने पहली दफ़ा पूरा एक ये पेश किया। ये क्योंकि आपका एक टैलेंट है, आपका गिफ्ट है, तो आपने वो शेयर किया हमारे साथ और ख़ास तौर पे इस दिन पे सर तो बनता था। बिल्कुल सर, तो बेहतरीन है सर। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं 6 सितंबर की जो हैं ये तो हम एवरी ईयर हम इसको डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर बेसिकली ज़रा मोराल भी जब मुल्क का डाउन हो तो इस किस्म के जो माजी के चीज़ें हुई होती हैं उससे आप तमाम आवाम को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। और सर आपने भी उसमें कंट्रीब्यूशन की, मैंने भी कोशिश की, तो ये सर बेहतरीन। बिल्कुल सर, मतलब ये डिफेंस एक ऐसी चीज़ है मुल्क का, वो उस पर जो है पूरी कौम मुनज़्ज़म होती है, पूरी कौम मुत्तहिद होती है, इसमें कोई दो राय ही नहीं होती, इसमें कभी किसी पर शक भी नहीं करना चाहिए। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि खुदा न खास्ता कभी कोई अगर मुल्क को ख़तरा दरपेश होगा तो पूरा मुल्क जो है वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ फ्रंट लाइन पे खड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही जज्बा होता है सर एक कौम का जो उस कौम को बनाता है। और सर चले
बहरहाल सर ये तमाम बातें नहीं इस हद तक। अब हमने ज़रा आगे जाना है, खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। तो सर जो हमारे शो का एक ट्रेंड बन गया है अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि हमें क्रिकेट से आगाज़ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सर इससे पहले कि आप खबर दें, मैं आपको बैड न्यूज़ देना चाहता हूँ सर। वो जो आपने किट संभाल के अभी तक रखी हुई है, बल्कि रोज सुबह आप उसको इस्त्री करके हैंगर पे लटकाते हैं, उसको जला दें, ख़त्म कर दूं सर? ख़त्म कर दें। मतलब इसमें कोई शक नहीं कि आप यंग ब्लड हैं, लेकिन क्योंकि बहरहाल जवानी में हमने कुछ शायद अच्छी हरकतें नहीं की सर, एक नया जो है ना सिलेक्शन पॉलिसी आई है कि 8 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर भागना है। तो सर ये तो हमसे ना हो पाएगा सर। 8 मिनट में तो नहीं हो पाएगा सर, 81 मिनट में हम 2 किलोमीटर शायद कर पाएँ, ये हो सकता है। लेकिन मैं सर इस पॉलिसी के खिलाफ हूँ। मतलब आप देखें कि ये जो है ना इंक्लूसिव नहीं है पॉलिसी। पहले क्रिकेट का कमाल ही है, मतलब आप देखिए कि कौन सी ऐसी स्पोर्ट है जो कि हम खेल सकते थे, कोई भी नहीं। क्रिकेट एक वाहिद चीज़ थी कि आप जितने मर्जी टिड्डल हो आप, ठीक है। अब इस तरह की अगर पाबंदियां लगाएंगे तो हम टीम में कैसे आएंगे सर? एक तो हम टीम में नहीं आएंगे, और सर उसके अलावा सर ये जो टेस्ट है ना, ये अनफेयर टेस्ट है। ये क्रिकेट एज ए स्पोर्ट के लिए टेस्ट बना ही नहीं। ये तो सर कोई इंड्योरेंस रेसिंग हो या किसी किस्म का आपका ट्रैथलॉन हो, उधर इस चीज़ की सेंस बनती है कि यार आपने 8 मिनट में 2 किलोमीटर करने हैं। सर क्रिकेट के अंदर तो अभी भी क्रिकेट तो उस तरह से चेंज नहीं हुई ना। मतलब एक बंदे ने ओवर कराना है, 6 बॉलिंग करानी है, उसके बाद उसने खड़ा हो जाना थोड़ी देर के लिए। बैट्समैन जो है उसने इन द पिच रन करना है, बट वो मतलब इस तरह किलोमीटर्स के हिसाब से तो नहीं जज किया जा सकता, वो तो एक स्प्रिंट ही है। और फील्डर जो है बेचारा, वो तो कई फील्डर्स तो खड़े रहते हैं, मतलब जो बॉलर नहीं है उसने तो ग्राउंड में रहना है बस। तो ये टेस्ट है किस चीज़ का सर? आपका भाई तो फील्डिंग ही आपको पता है ना कि अपनी यहाँ थर्ड मैन पे लगवाता था या फाइन लेग पे, सबसे कम गेंद वहां आती है। तो सर ये तो सर चलें, ये एक बात होगी कि अब उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस को बड़ा एक महदूद नज़रिए से उनको देख रहे हैं अब वो कि, और फाइनली फिटनेस पे एक तवज्जो है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ सिल्वर लाइनिंग ढूंढूँ। वैसे ये है नहीं सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि इंज़मामुल हक इसकी एक मिसाल हैं। उसके अलावा सर वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे प्लेयर्स इसकी मिसाल हैं, इयन बोथम इसकी मिसाल है कि बून, डेजमंड हेन्स, आप गिनते चले जाएं। हाँ, फिटनेस में हम इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि फिटनेस होनी नहीं चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, लेकिन एक्सेप्शंस टू द रूल होते हैं। लेकिन वो लोग जो होते हैं वो फिर अपनी परफॉर्मेंस, स्किल और टैलेंट जो है उससे कवरेज कर जाते हैं सर फिटनेस की। असल में मसला ये यहाँ पे फिटनेस भी नहीं है और कवरेज भी नहीं हो रही ये दो मसले जो है इकट्ठे यकसा हो गए। तो सर बेसिकली सर आज हमने सोचा कि हम क्रिकेट के ऊपर ना थोड़ी सी एक तफसीली गुफ्तगू करें, और मैंने उसके लिए ना अपनी रिसर्च टीम के ज़रिए काफ़ी स्टैट्स भी निकलवाए, लेकिन उनमें से कोई भी स्टैट हम सर आज बोल नहीं पाएंगे क्योंकि खबर ही इतनी आ गई। मैं कोशिश करूँगा ऑब्वियसली, नाराज़ ना है कि हम उनको जिक्र करेंगे उनका। लेकिन सर आप ये देखें कि 2 बड़ी अहम चीज़ें, बल्कि 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो देखें हमारी बांग्लादेश वाली सीरीज़ जो है वाइट वॉश करके चले गए हमें वो। मैं कहता था सर पहले से ही कि हमारी टीम जो है टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद सर ये हुआ कि हमारी जो BPL है, जो BBL सॉरी बिग बैश लीग जो है, उसके अंदर एक प्लेयर हमारा सिलेक्ट हुआ, उसामा मीर। उसके अलावा किसी प्लेयर की तरफ उन्होंने नजर नहीं डाली, ये भी हम बात करें। इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, सिर्फ एक सिलेक्ट हुआ है उसामा मीर। हारिस का भी नाम था लेकिन उसको NOC नहीं मिला। NOC नहीं मिला, वही बात उसी नुक्ते पे। और तीसरी सर चीज़ जो हम बात करेंगे एंड में वो ये है कि पार्लियामेंट तक ये बात पहुंच गई है कि क्रिकेट के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, और मोहसिन नकवी साहब पे बहुत तनकीद हुई। और मैं ये नहीं इसके अंदर कह सकता कि जी एक ही अपोजिशन की तरफ से यानी कि PTI की तरफ से तनकीद हुई, नून लीग की भी एक MNA ने भी उनके ऊपर तनकीद की है, और उनके ऊपर दीगर चीज़ों के ऊपर तनकीद हुई। उस सारी बात करें सर, शुरू करते हैं ज़रा हम बांग्लादेश वाली सीरीज़ से कि उसके अंदर क्या हुआ, क्या किया। और मुझे तो सर समझ ही नहीं है एक चीज़ की कि आपने बेसिकली उनको दावत दी यहाँ आने की कि आप यहाँ आए, टेस्ट क्रिकेट खेलें। 2 सीरीज़ मैच था, आपकी होम ग्राउंड एडवांटेज हर किस्म का था आपके पास। आप सर लास्ट डे सेकंड टेस्ट का बैटिंग ऑर्डर देख लें और फर्स्ट टेस्ट का लास्ट डे का आप देख लें जो हमारी बैट थी, उसके अंदर इतनी वाज़ेह सिमिलैरिटी है कि सिंगल डिजिट्स से ऊपर नहीं जाया जा रहा है इनसे। बाबर आजम जैसे प्लेयर जो कि वर्ल्ड क्लास हैं, होंगे ज़रूर, बेशक होंगे, लेकिन बाबर आजम के ऊपर मैं तनकीद आज नहीं करूँगा। बाबर आजम एक शख्स है सर, उस दिन भी हमने बात की थी पिछले हफ्ते कि यूनिट वाइज क्रिकेट जो है ना, उसका कॉन्सेप्ट हमारी क्रिकेट टीम से ख़त्म हो चुका है।
सर देखें, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि होम का एडवांटेज क्यों नहीं लिया। आपके पास वो जो जिस पिच पे आप खेले हो उसके साथ वाली पिच अवेलेबल थी, उसको एज इट इज़ तैयार करके आप पहले एक 5 डे मैच अपना कर लेते उनके आने से पहले। यहाँ पर ख़ास तौर पे दूसरे टेस्ट के मैच की बात नहीं कर रहा, पहले टेस्ट मैच में आपके जो टीम ऑफिशियल्स हैं उनकी यही बयान आया ना कि जी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिच वैसा नहीं खेली, तो आप एक दफ़ा ट्राई कर लेते। ये है बुनियादी बात। दूसरी चीज़ ये कि सर मैं तो यकीन कीजिए, मैं अज़राए तफन्नन नहीं कर रहा, मैं सार्कास्टिक नहीं हो रहा सर, शुक्र करें पाकिस्तान हार गया है। ये एक बहुत अच्छा मौका है टीम रीबिल्ड करने का। और टीम रीबिल्ड करने का मतलब ये नहीं होता कि 4 प्लेयर निकाल दो और 4 नए ले आओ। टीम रीबिल्ड करने का मतलब होता है कि जो प्लेयर्स आपके पास हैं, जो टैलेंट पूल है, उसकी आपने ज़हन बदलना है। अब बुनियादी बात यह है कि इस वक्त सिल्वर लाइनिंग है कि आप बांग्लादेश जो कि टॉप टियर टीम नहीं है, उसके साथ आपने वाइट वॉश करा लिया है अपने होम कंट्री पे। खुदा ना खास्ता किसी की जान नहीं गई, सब लोग बैठ के बड़ा कैजुअली इसको डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि आप हारना अफोर्ड करते हो, ठीक है, हारने से मत घबराओ। अच्छा, कैसे करनी है रीबिल्डिंग? ऐसे करनी है। एहसन इफ्तिखार नागरी का बड़ा अच्छा एक पॉइंट था कि अब जो आपका अगला टेस्ट मैच है ना, आप कतई नज़र इससे कि वो किस से मैच है और क्या सिचुएशन है, आप अपनी बॉलिंग इसी तरह कराओ और आप अपनी फील्डिंग इसी तरह प्लेस करो जैसे यूर डिफेंडिंग 100 रन्स। अटैक करो, इसी तरह आप अपनी बैटिंग इसी तरह करो कि जैसे यू हैव टू चेज 200 रन्स इन 1 सेशन। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आप करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाओगे, कोई बात नहीं, अभी हम हारे हैं, किसी की जिस तरह मैंने कहा जान नहीं गई। लेकिन अब टीम को बेहतर करने का तरीका क्या है कि आप मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर, जिस तरफ दुनिया जा रही है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। सर बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस करें। और सर दूसरा ये तो होगी ना क्रिकेटिंग की गुफ्तगू आपकी गेम की हद तक जो आपने खेलना है। अब ज़रा जो आपकी इसके पीछे सियासी मामला आते हैं, सियासत नहीं है मुल्क की सियासत बल्कि PCB की बोर्ड की सियासत है। सर उसके अंदर ये जो एक NOC का एक अजीब सी चीज़ चल, या तो हमें बता दें जी कि आपकी पॉलिसी है क्या, या हमें बताएं कि जी पॉलिसी फ्लूइड है, प्लेयर वाइज पॉलिसी बनेगी और पॉलिसी भी जो प्लेयर की है वो भी चेंजिंग हो सकती है ना सर। तो इसके अंदर आप एक मुश्तरका राय जो है अगर कायम करके हमें बता दें कि जी अब से आइंदा से ये होगा कि NOC अब मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, प्लेयर्स को भी पता हो, दीगर जो लीग्स करा रहे हैं उनको भी पता हो। सर उन्होंने बड़ी प्लानिंग की होती है, एक PSL ख़त्म होता है, एक IPL ख़त्म होता है, तो उसके मेरे ख्याल में आखिरी 4-5 मैचेस से पहले अगले की तैयारी शुरू हो जाती है। प्लेयर सिलेक्शन है, स्टेडियम्स है, बुकिंग्स हैं, इतनी दीगर चीज़ें होती हैं सर एक लीग कराने के लिए, बहुत मुश्किल काम है। और उसके अंदर अगर आपके चुने हुए प्लेयर्स जो हैं, आप पढ़ें सुर्खियों में कि जी ये प्लेयर जो इनको NOC नहीं मिल रहे, तो ये कितनी अफसोसनाक बात है सर। यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर, लेकिन इस पॉइंट को हम कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम आप देख रहे हैं बोलो जना। सर ब्रेक से पहले यही बात हो रही थी कि ये जो एक NOC कल्चर बन गया है। अच्छा, इसके अंदर सर मैं कसूरवार ठहराता हूँ मीडिया को भी। वर्ल्ड कप जब हम जिस तरह से बाहर हुए वर्ल्ड कप से, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया एंड नेशनल मीडिया के जी इनकी लीगें बंद करो। वो किसी ने ना PCB में किसी सीनियर ने ना वो बात सुन ली कि यार इस तरह मामला ठीक होगा। आप और मैं डे 1 से इस चीज़ के अगेंस्ट है। अब हो क्या रहा है सर, एक तो लीग्स नहीं खेली जाएंगी। BBL आपके सामने जो मैंने पहले जिक्र किया इसका कि आपके एक प्लेयर को बुलाया, वो इसलिए नहीं बुलाया कि टैलेंट नहीं है, वो इसलिए नहीं बुला रहे कि जी आप, अगर हम कहते हैं हमने इसको फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड, सेकंड राउंड पिक कर लिया है, आगे से उसको NOC नहीं मिलेगा तो हमारा पूरी टीम का रोस्टर जो है ख़राब हो जाएगा। जैसे सर आपने जिक्र किया साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो है उसके तहत अब क्रिकेट जो है उसके अंदाजे लगते हैं, टीमें तैयार होती हैं। अब एक बंदा जो है वो एक टीम तैयार करके बैठा है, उसमें से एक फास्ट बॉलर पेसर को निकाल लेंगे आप क्योंकि उसको NOC नहीं मिला, तो ये रिस्क जो है ना इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं रही अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की। आप में तो अब्जॉर्प्शन है। बिल्कुल, इसकी आप मिसाल ले लेना कि अभी पिछले 2 महीने के अंदर पाकिस्तानी लड़के जो 100 के लिए सिलेक्ट हुए थे उनमें से 3 या 4 नहीं जा सके। अभी जो कनेडियन लीग हुई है उसमें जो पाकिस्तानी 4 लड़के नहीं जा सके। सो ऑलरेडी पूरा जो वर्ल्ड सर्किट है क्रिकेट का वो नुकसान उठा रहा है पाकिस्तान की वजह से। एक तो नुकसान उठा रहा है, दूसरा सर इसके अंदर अब हम आ जाते हैं इसके एक
हुकूमती सियासी पहलू के ऊपर भी। कल के रोज़ सर पार्लियामेंट में हमारी नेशनल असम्बली के अंदर मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद हुई है। अपोजिशन PTI बैरिस्टर अली गौर समेत नून लीग की एक जो MNA है उन्होंने तनकीद की और उन्होंने बाकायदा कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क जो है वो इनकी वजह से हुआ है। मैं इससे डिसग्री करता हूँ। बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क जो है वो बड़े सारे पीछे से जो है उन सब का एक मुश्तरका एक एफ़र्ट थी, इज्तिमाई सर एक एफ़र्ट हुई है जिसके अंदर शायद मोहसिन नकवी साहब का भी एक हिस्सा है। मोहसिन नकवी साहब का सर एक और मसला जो है जो वहाँ पे कहा गया वो ये है कि टू मैनी हैट्स, मतलब वज़ारत दाखिला भी उन्होंने संभाली हुई है, PCB भी उन्होंने करना है, दीगर और भी उनके रोल्स हैं। केयरटेकर मिनिस्ट्री केयरटेकर चीफ मिनिस्टर रहने के बाद फ़ौरन 2 इतने अहम ओहदे जो हैं बंदे की टेबल बड़ी फुल हो जाती है। उसके बाद वो उनका मैंडेट है ज़ाहिर कि वो क्या डिसाइड करते हैं। बट PCB सर एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त टाइम मांगती है और डिसीजन मेकिंग मांगती है। अब सर तनकीद जिस चीज़ पे हो रही है वो ये है कि क्रिकेट तबाह हो गई है। अच्छा सो व्हाट सर, ये वो बाजिद खान हैं जो कमेंट्री भी करते हैं, ख़ुद भी खेलते हैं, उनकी फैमिली एक क्रिकेटिंग फैमिली है। उनका बड़ा अच्छा एक बयान है, मैं वहाँ उसको दोहराना चाहता हूँ, फिर आपका पॉइंट लेते हैं कि वो कहते हैं जी कि जब और ये 2 दफ़ा उन्होंने किया, एक वर्ल्ड कप के दौरान और अभी इस टेस्ट सीरीज़ के दौरान, सो कुछ चेंज नहीं हुआ और ये बड़ी कड़ी नज़र है उनकी क्रिकेट के ऊपर। वो ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान जो है बेसिकली एक Tier 2 टीम है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, Tier 2 के भी मिड में कहीं, जो कि अभी तक इस गलत फहमी में है कि हम एक Tier 1 टीम है और Tier 1 से मुकाबला कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। बांग्लादेश भी इज़ अ Tier 2 टीम। उन्होंने आपके साथ क्या किया, घर पे आके आपके। सो इस चीज़ को जिस सेकंड हम तस्लीम कर लेंगे बतौर बोर्ड, बतौर टीम, बतौर अवाम, और बतौर अवाम तो सर मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि हम भी मान बैठें कि जी हम अभी Tier 2 टीम है और हमने यहाँ से अपलिफ्ट करना है अपने आप को और आगे लेके जाना है। रियलाइजिंग देयर इज़ अ प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप। देखिए आपने जो कहा ना कि पॉलिसी एक होनी चाहिए और अगर फ्लूइड पॉलिसी है तो वो भी हमें बता दें। देखिए फ्लूइड पॉलिसी नहीं चल सकती। एक तो ये है कि अभी प्लेयर्स में अपराइजिंग हो जाएगी कि जी ये क्या बात है कि उसको इजाज़त है और मुझे इजाज़त नहीं है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि आप ना फ्लूइड पॉलिसी इसलिए भी नहीं रख सकते क्योंकि प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। मतलब चेंज होते रहते से मतलब ये है कि एक प्लेयर है उसकी अभी एक्सपर्टीज़ वाइट बॉल है, लेकिन ओवर द ईयर्स वो रेड बॉल एक्सपर्टीज़ उसकी हो जाती हैं, वाइट बॉल से वो हल्का हो जाता है, ठीक है। सो फिर वही बात है कि आपने उसके बाद आप क्या कहोगे कि नहीं जी हमने वो एक जो है हमने तो क्योंकि फ्लूइड रखा हुआ है, हम जो है उसके ऊपर कोई एक चीज़ लागू नहीं कर सकते, इससे बड़े नुकसान होंगे। सो आपको फैसला करना पड़ेगा, आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। दूसरा इसमें जो ज़र मुबादला है, पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है डॉलर्स की, तो वो डॉलर ही अगर आप लाने ख़त्म कर दोगे लीग खेलने मना करके तो ये तो और ज़्यादा मसला हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ना, इसमें तो एक वक्त में 16 लड़के ही सिलेक्ट होते हैं ना, स्क्वाड 15-16 का होता है। बाकी सारा साल कैसे कमाएं, मतलब PSL भी 1 महीना ही होती है ना। आपकी जो फर्स्ट क्लास है वो क्या बहुत ज़्यादा पैसे देती है, वो क्या इंडियन रणजी ट्रॉफी जितने पैसे देती है, नहीं देती ना। आप अगर देखें इनको सबसे बड़ा मसला होता है कि जी हमारा Tier 1 प्लेयर जो है बाबर आजम चला ना जाए खेलने लीग, तो चला जाए, उसकी वजह से एक लड़का जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही वो आ जाएगा। आपको इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इस वक्त इस चीज़ को छोड़ दें कि आप जीत क्या रहे हैं और हार क्या रहे हैं। अगेन जिस तरह से आपने कहा Tier 2 टीम हम बन गए हैं, हम Tier 2 टीम है, मतलब हमें तो इंटरनेशनली एक सीरीज़ में 2 से ऊपर टेस्ट ही नहीं मिलते। सो अब खुदा का वास्ता है इसको समझें। ये जो तनकीद हुई है मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ कि ये कोई मोहसिन नकवी साहब अकेले नहीं है जिनकी वजह से कोई नुकसान हुआ है, बल्कि इनको तो दिन ही बड़े थोड़े हुए हैं, इनकी वजह से तो क्या ही नुकसान हुआ होगा। हाँ ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि देखें वजारत दाखिला जो है ना वो एक बहुत डिमांडिंग जॉब है, ठीक है। और फिर थोड़े दिन पहले इस तरह भी हुआ है कि एक इवेंट था जिस पे PCB की ब्रांडिंग थी और किसी सहाफ़ी ने सवाल कर लिए दाखिला के, तो उन्होंने उसके जवाब देने शुरू कर दिए विच लुक्ड नॉन सीरियस, कि आप एक स्पोर्ट्स इवेंट पे एक इतनी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हो। बात यह है कि मेरे ख्याल में वज़ीर दाखिला के शायान शान ही नहीं है कि वो स्पोर्ट्स की किसी भी कमेटी को या इदारे को हेड करे। और फिर इनका जो ज़ाहिर है बलूचिस्तान के बारे में भी एक जो इनका बयान आया था बहुत गैर मुहतात बयान था। मतलब इस वक्त बलूचिस्तान एक सेंसिटिव इशू है, उसके आप
बलूचिस्तान में जो सबसे ज़्यादा चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते वो है गैर मोहतात गुफ्तगू। ठीक है, लोगों के दिल दुखे हुए हैं, इस वक्त जुड़ने का मामला है, इस वक्त तोड़ने का मामला नहीं है। सो अगेन नकवी साहब ने जान के नहीं की होगी, जिस तरह से आपने कहा ना टू मैनी हैट्स, आप किस टेबल पे अगर इतनी ज़्यादा फाइलें खुल जाए ना तो फिर आप कई दफ़ा बात करने से पहले नहीं सोचते। मेरा ये ख्याल है कि उन पे से वो एक अजीम इंसान यकीनन होंगे, उनका बर्डन कम करने की ज़रूरत है। सही, तो बर्डन कम करने की ज़रूरत। दूसरा सर पीसीबी के अंदर चलें, आपने एक जिक्र कर दिया एक चीज़ का, मैं भी कर देता हूँ। एक और चीज़ भी हुई है सर जिससे मैं बड़ा इख्तलाफ करता हूँ और मुझे समझ नहीं है उस चीज़ की। गैरी कर्स्टन को सर बुलाया गया कि आप मुआयना करें टीम का, ये जो पाक चैम्पियनशिप जो है हमारी एक 50 ओवर की है और उसके अंदर दीगर टीम्स हैं, वो शुरू है, अभी चल रही है, उसके अंदर हमारे तमाम प्लेयर्स जो हैं उसके अंदर पार्टेक कर रहे हैं एज कैप्टन्स या प्लेयर्स किस चीज़ में, और गैरी कर्स्टन ओवरव्यू कर रहे हैं उसका। और उसके साथ सर मेंटर्स हैं, अभी सॉरी शुरू होनी है, उसके साथ सर मेंटर्स हैं। मेंटर्स में हैं आपके मिसबाह अल हक हैं, सकलैन हैं, शोएब मलिक हैं, सरफराज अहमद हैं। अच्छा, अब सर इन सब जो हैं ठीक है, आप मेंटोरिंग करें, ये करें, वो करें, मैं मानता हूँ सर इन तमाम लोगों को जिनका मैंने नाम लिया ना, पाकिस्तानी क्रिकेट ने इनको बहुत कुछ दिया है, इनको इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, दौलत दी है, इनका मतलब करियर्स बने हैं, आगे जाके इनको हमेशा रोल दिया है हर चीज़ के अंदर। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर इनको जब टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान का, इनको एज ए मीडिया पर्सनैलिटी भी रोल मिलता है। सो कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, अयाशियों की। सर मैं आपको तनख्वाह बताने लगाऊँ इन सब लोगों की, कलेक्टिव नहीं बता रहा, इंडिविजुअल बता रहा हूँ, पहले मैं कह दूँ 50 लाख रुपया महीना हर बंदे की मेंटरशिप की तनख्वाह है। अब यही पैसे अगर आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे लग जाएं, जो लड़के डोमेस्टिक खेलते हैं उनको मिल जाएं, होगा पता है क्या होता? ये है कि बहुत बड़ा टैलेंट यहाँ पर क्रिकेट परस्यू ही नहीं करता। उसकी वजह ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक तो बिल्कुल ही 15 लड़के थे जो स्क्वाड का हिस्सा बनते थे। अच्छा, फिर अब PSL आ गया है तो अगेन PSL पेज वेरी वेल, लेकिन महीने साल में एक होता है ना, तो चलें आप उसको भी डिवाइड कर लें ओवर 12 मंथ्स, उसकी जो इनकम है तो चले थोड़ी सी रीजनेबल बन जाती होगी। लेकिन उसमें भी कितने लड़के हैं जो कि हिस्सा ले सकते हैं? 4 तो हर टीम में इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं। अच्छा, 4 तो खेलते हैं, टीम हायर तो उससे ज़्यादा करती है। अगेन बहुत सारे लड़के, उनके घर वाले, वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उनके घर वाले उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या चांस है कि तुम टीम में पहुंच जाओगे? वो कहते हैं जी 60% या 70%। वो कहते हैं कि अच्छा अगर ना पहुंचे तो घर का किचन कैसे चलाओगे? उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो क्या कहते हैं, यार क्रिकेट छोड़ो, बैंक की नौकरी करते हैं। यही अगर आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उस तरह से पे करना शुरू कर दे, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर अगर नेशनल टीम में नहीं आता सारी ज़िंदगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया का प्लेयर नेशनल टीम में नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी एक बेहतरीन फाइनेंशियल उसकी ज़िंदगी होती है। बिल्कुल, तो ये जो आप मेंटर्स को पैसे दे रहे हो, यही पैसे आप डोमेस्टिक पे लगा दो, आपके पास प्लेयर्स का पूल बढ़ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल लगाएं। और सर वैसे भी सर मुझे नहीं समझ आ रही कि मेंटरशिप क्या करनी है। अब ये जुमला ही इतना अजीब सा है कि जी एक इंटरनेशनल लेवल का एक करियर कोच जो बन चुका है शख्स, गैरी कर्स्टन जो है, उसको आपकी सर्विसेज ले रहे हैं आपके, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या मेंटर्स होंगे? सर मैं तो वैसे ही मेरा मानना है कि सर एक गोरे के साथ 4 देसी खड़े कर दे तो उससे काम नहीं होता। तो ये तो वो वाली चीज़ करें। चले उनको क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता, हमसे तो ज़्यादा ही पता होगा, बट सर इसके अंदर देखिए सरफराज अहमद जो है उनको आपने मेंटोर बनाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं कि मैं टीम में भी खेलने को तैयार हूँ। अपनी सर आपने किटें चला रहे हैं, उनकी किट प्रेस पड़ी है और वो मेंटरशिप भी करे। ये देखें ना, ये अजीब व गरीब किस्म की लतीफ़े हैं बेसिकली। और 50 लाख रहे महीना, मुबारक हो उनको, जिसके सर जिसका जो है, जो उसको रिस्क मिलना है, हर चीज़ मिलनी है, वो मिलना ही मिलना है, उस पर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, बट तनकीद तो कर सकते हैं ना कि आप क्या। अब ये आप देखें ना, लास्ट वीक ये बात की थी गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर कि वहाँ पे 1 अरब रुपया की राइट्स जो हैं वो बिक रही हैं ताकि उसकी रीब्रांडिंग हो जाए। अब यानी कि सर वो 1 अरब रुपया जो है जब PCB की किटी में आएगा, जिस भी बैंक ने उसको लिया है, वो 1 अरब डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंगस्ट फॉर्मर क्रिकेटर्स, नॉट अपकमिंग क्रिकेटर्स। तो सर इससे ज़्यादा ज़्यादती मेरे ख्याल में कोई नहीं। बिल्कुल कोई शक नहीं। तो सर बारह ये हमारी क्रिकेट की हद तक सर बात रही। हमारे पास एक और ख़बर भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सर बहुत सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं। पिछले साल का वीट क्राइसिस भी आपके सामने है, हमारे सामने है, हमने इस शो पे बैठ के बहुत गुफ्तगू उसके बारे में। तो सर IMF सर बीच में आए
और उन्होंने बेसिकली जो आपकी एक सिक्योर्ड प्राइसिंग होती है गंदम, कपास और शुगर की, उसके ऊपर उन्होंने एक कहा है कि ये मैकेनिज़्म आप ख़त्म करें, इसको फेज़ आउट करें 2026 तक, लेकिन जो इस वक्त की काश्त है, इस साल की जो काश्त है, उसके अंदर इम्प्लीमेंट करें इसको। ये सर 3 टियर अप्रोच है, जिसके अंदर एक तो फर्टिलाइज़र और दूसरा आपकी कॉस्ट ऑफ जो आपने ज़ाहिर फर्टिलाइज़र से कॉस्ट लिंक होगी ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ सेलिंग, मतलब जो गवर्नमेंट ने ख़रीदनी होती है, गवर्नमेंट ने कंट्रोल रेट नाफिज करना, उन तीनों चीज़ों पे IMF ने कहा है कि इसको बंद करें, और गवर्नमेंट इस चीज़ को मान गई है। इससे सर होगा क्या? ये किसान और काश्तकार जो है हमारे, उनके लिए एक बहुत ही डेट्रीमेंटल न्यूज़ है। ये एक आधा दिन हो गया इसको आए हुए। मुझे बताएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आउटरेज कहाँ है? वीट इंडस्ट्री का आउटरेज, शुगर जिसको माफिया कहते हैं, उसका आउटरेज किधर है? क्योंकि उनके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है ये। इसका मतलब है टेक्सटाइल मिल ओनर या जो कॉटन की काश्त कर रहा है, उससे जब ख़रीदेगा तो वो एक रेट तय कर सकता है खुद से उससे। जो वीट का है, गंदम का, तो हमें पता है क्या है। जो शुगर मिल का ओनर है वो भी अपने मुंह मंगा रेट तय करेगा, और मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता। ब्लेम सिर्फ इसके ऊपर जाता है हुकूमत के ऊपर कि जी अगर आप कंट्रोल प्राइसिंग का मैकेनिज़्म आपने इतने सालों से रखा हुआ है, जिससे आप किसान की ज़िंदगी जो है उसको आसान करते हैं, आप उसको एक $7 बिलियन का जो पैकेज है, उसके लिए जो आप तरसे में कि ये हमें किसी तरह मिल जाए, उसके लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, जिससे सर फैमिन आ जाए। अभी आप बताएंगे। जी सर, बुनियादी बात यही है कि ये हमेशा से इन प्लेस था। ये किसान की ज़िंदगी तो आसान करता है, लेकिन शायद हुकूमत ने इन द फर्स्ट प्लेस, पाकिस्तान ने इतने सालों से जो ये चला रहा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसान की ज़िंदगी आसान रहे, ये इसलिए भी है कि कभी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में फैमिन आ ना सके। देखें, काश तो इतनी सब्जी, यहाँ पे खीरा भी उगता है, यहाँ पे भिंडी भी उगती है, सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स पे क्यों है? इनको एसेंशियल आइटम्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए है कि किसान को पहले पता हो कि मेरी कॉस्ट इतनी आएगी और इतने में ये बिक जाएगी, मुझे इतना बच जाएगा, तो वो इनकरेज्ड फील करे लगाने के लिए वीट, क्योंकि अगर वीट हमारा स्टेपल है, ये नहीं होगा तो हम भूखे मर सकते हैं। बुनियादी बात ये है कि जब आपने ये ले लिया तो किसान के पास क्या इंसेंटिव है कि वो यही काश्त करेगा। किसान ने अगर ये सोच लिया कि जी मैं फिर कुछ और ही लगा लेता हूँ, तो आप क्या करोगे? ये ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत मज़ेदार स्टोरी है सर। बिल्कुल, और हम वो स्टोरी जो है अभी उस पर वापस आते हैं। हमने जाना है ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, आपका एक पॉइंट आ रहा था और उसमें आपने कहा था पीछे एक कहानी, वो कहानी बताएं। जी, वो कहानी ये है कि IMF को क्या लगे कि हम सपोर्ट प्राइस किसान को देते हैं या नहीं देते। हुआ ये कि पिछले साल जब ये सारा वीट क्राइसिस हुआ, तो हमने एक सपोर्ट प्राइस अनाउंस की हुई थी। उससे पहले आपको याद होगा इंटरिम गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कर ली सस्ती वीट। उसके बाद एक्साइटेड हो गए। उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ी हमारे किसान से लेने की। यहाँ पर बहुत शोर मचा। जब बहुत शोर मचा तो इन्होंने कहा कि अच्छा, मीटिंग की हुकूमत ने और कहा कि हम ले लेते हैं, लेकिन लेनी शुरू नहीं की। हालांकि ये सिर्फ पूरी ना भी लेते, थोड़ी थोड़ी लेते रहते। मार्केट में ये खबर रहती कि अच्छा हुकूमत उठा रही है सपोर्ट प्राइस पे, तो जो आपका आड़ती था वो भी सपोर्ट प्राइस के करीब में कहीं पे ले लेता। जब आड़ती को ये पता लगा, जिसके रहमो करम पे अब हम छोड़ने जा रहे हैं किसान को, जब उनको ये पता लगा कि हुकूमत तो उठा ही नहीं रही, तो वो सपोर्ट प्राइस थी शायद 3200 रुपये, उन्होंने उठाई 2200 रुपये पे। किसान को तो इस जोगा ही नहीं छोड़ा कि वो उसके बाद कुछ लगा सके। इनफैक्ट बहुत सारे किसानों ने उसके बाद काश्त क्या किया, तिल, क्योंकि तिल काश्त करने में पैसे बहुत कम लगते हैं। सो बुनियादी बात यह है कि आजकल आप देखते होंगे कि हुकूमत ना एक पर्चा लेके फिर रही है और उसको फ्लॉन्ट कर रही है कि देखो हम जो इन्फ्लेशन है ना वो सिंगल डिजिट पे ले आए हैं। वो सिंगल डिजिट, वो बेसिकली 10 से नीचे ले आए हैं 3 साल में पहली दफ़ा। कैसे लेके आए हैं? जो आपका इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है ना, वो होती है इसेंशियल बास्केट के ऊपर, क्योंकि आपका किसान जो है वो बुरी तरह मारा गया और वीट इतनी सस्ती हो गई कि उसके बाद आप ये दिखाना शुरू हो गए कि हमने पूरी इन्फ्लेशन नीचे ले आए हैं।
सो यकीनन अगेन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये यहाँ से किसी ने IMF को मशवरा दिया होगा कि आपने देखा है कि हम नंबर कैसे नीचे लेके आए हैं इन्फ्लेशन का, तो अगर आप ये पाबंदी ही ख़त्म कर दो कि पाकिस्तान ने सपोर्ट प्राइस देनी है किसान को, तो हम शायद आगे सालों में भी इन्फ्लेशन नीचे रख सकते हैं और टारगेट्स मीट कर सकते हैं। वरना अगेन मेरा सवाल है कि IMF को इससे क्या लगे? सर बिल्कुल IMF को इससे क्या लेना देना। और सर देखें, मैं तो इस चीज़ के ऊपर आता हूँ कि IMF का लोन 7 बिलियन का है, इससे हमने ढेर सारी चीज़ें करनी है, शायद कुछ 37 मंथ्स का प्रोग्राम है और इसके अंदर हमने काफ़ी ये पैसे जो है वापस भी करने हैं, इनके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, हमने और लोगों को भी पैसे देने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इस 7 बिलियन पे कंटिजेंट है। लेकिन सर अभी तक ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है ना, वो अल्लाह का शुक्र है ना कभी आए, लेकिन सर इस किस्म की चीज़ों से वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो हम रीच करने की शायद ये एक एग्जांपल है, कोशिश कर रहे हैं। अगर तो सर गंदम की काश ना हो इस दफ़ा और सब ने एक और चीज़ लगा ली, तो अब आपके पास मसला पड़ जाएगा। सर्कुलर है सर, ये भी हर मसला यहाँ पे सर्कुलर है कि आपकी गंदम की काश नहीं हुई, अब आपको गंदम की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए, आपको पैसे डॉलर चाहिए। वो डॉलर जो है वो IMF ने भेजे हुए हैं, वो डॉलर एयर मार्क्ड इस हेड में है, हमारे पास प्रोजेक्शन नहीं थी चीज़ की। अब ये मसला ये सर जब भी ये मसला आएगा ना फैमिन वाला, ये आता पीछे से, सामने से नहीं आता, आपको नज़र नहीं आता। जब ये पैसे आपको भेजने पड़ेंगे, IMF के कान खड़े होंगे, वो कहेंगे भाई ये तो हमने नहीं कहा था आपको ना कि आप हमारे पैसे लेके आप गंदम इंपोर्ट कर लें, ये तो आपको काश्तकारों करना चाहिए था। फिर आके सर जी क्या बोलेंगे आप समझ लें सर कि क्वागमायर कह लें इसको या एक सर्कुलर इफेक्ट कह लें। तो सर हम बेसिकली मुख्तलिफ दायरों में ना, सियासी हो जाए, हुकूमती, इकनॉमिकल, एग्रीकल्चरल, आप हर चीज़ में फंसी जा रहे हैं। और ये जो सर जब ये मंशूर है सब पार्टियों की, उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की बड़ी वो थी। ये वही पार्टी है ना जिन्होंने अपने मंशूर में लिखा था कि जी कि हम बड़ा कुछ करेंगे एग्रीकल्चर, किसान कार्ड भी आ रहे हैं। ऐसा कितनी आयरॉनिक बात है सर कि हम 1-2 दिन पहले किसान कार्ड लॉन्च हो रहा है और उसके बाद IMF की पॉलिसी ये कंट्रोल रेट ख़त्म हो रहा है। ये कहीं होता नहीं। वैसे एक बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी है। मैं इस पे सर आपकी लाइन चुरा रहा हूँ सर। आपने कहा था कि हम एक साइकिल में फंसे हुए हैं और मजीद साइकिलें इकट्ठी कर रहे हैं। जी सर, हम मजीद साइकिलें इकट्ठी, कल कहा था मैंने, मजीद साइकिलें इकट्ठी कर रहे हैं और उनके भी पहियों में ना फंसने पे हम अपने आप को मजबूर कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो न्यूआंसेस हैं और जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं तमाम चीज़ों की, वो हम तक नहीं पहुँचती। लेकिन जो चीज़ फेस वैल्यू पे हमें हुकूमत बताएगी उस पर ही हम तनकीद कर सकते हैं। तो फेस वैल्यू पे तो ये स्मेल टेस्ट नहीं पास कर रही है चीज़, बिल्कुल नहीं कर रही। मैं इसीलिए, मेरा जो अंदाज़ा है, आप इसको टेवा कह लें, मेरे पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन ये मैंने पूरी जो अपनी थ्योरी पेश की है, इसके मुताबिक मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये मशवरा IMF को यहीं से किसी ने दिया है। सर बार आने वाले दिनों में सर ये बात पता चलेगी। बहरहाल हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।